जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन मीडिया से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं के गौतम साहब, पूर्व वित्त मंत्री बैसपा सरकार और विधानसभा परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं। बात करेंगे उनसे। दिल्ली आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको अपने इतना कीमती टाइम निकाल के आप स्टूडियो तक आए। बहुजन मूवमेंट जो खड़ी हुई उसको खड़ा करने में आपका एक, मेरे को लगता है जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, स्कूल टाइम से आपने शुरुआत की होगी या कॉलेज टाइम से, एक बड़ा हाथ रहा उसके अंदर, बड़ी मेहनत रही और उसका आपको भी कहीं ना कहीं कुछ सुकून मिला एज ए मंत्री रहते हुए। और मैं तो ऐसा कार्य करता रहा कि मुझे तो उस चीज़ का कभी आज तक बेनिफिट लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, ना मैंने लिया। आज उस अपनी मेहनत को, जहाँ बहुजन समाज पार्टी खड़ी है, जिसके लिए आपने रात दिन मेहनत किया और अपना पूरा जीवन उसके लिए लगाया, पूरे लाइफ को, आज किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, हम लोग तो, मैं शुरुआती में तो मेरे निवास पर ललित सिंह यादव जी का आगमन हुआ था। 6 महीना मेरे निवास से बगल थे। परिनिर्वाण प्राप्त माननीय चौधरी चुन्नीलाल जी का निवास था, इसी में रहते थे। तो मैं पहले पुस्तक के ललित सिंह यादव जी ने मुझे दिया था, मैं पढ़ा था। इसके बाद मैं स्वयं अंधविश्वासी था, पखंडी था, मैं स्वयं पखंडी आदमी था। तो लाला ये माननीय ललित सिंह यादव जी का मेरी संगत हुई थी। इनके द्वारा मेरा दिमाग का तार कुछ ये हुआ, वाइब्रेशन हुआ, इसी में मैं पढ़ने लगा। फिर इसके बाद परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती अपने गांव में मनाई और इस मनाने में मेरे पर जो अन्याय पखंडियों द्वारा हुआ या जातवादियों द्वारा हुआ, इस अन्याय करने के बाद मैं बड़ा दुखी हुआ। तो परम पूज्य बाबा साहब में पढ़ने लगा। इसी समय मेरे पास बहुजन संगठन पेपर आया था और इस समय बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी। हाँ, मैं खुद सर 83-84 में मैं दिल्ली में घर घर बांटने जाया समाज पार्टी नहीं बननी थी। और मैं आता था, दिल्ली में आता था तो राम प्रसाद जी यहाँ मुलाकात होती थी, राम प्रसाद जी। और इसमें मुझे मालूम है कि जो पूर्व हमारे सांसद बने थे प्रमोद कुरेल जी, ये मानवर काशी राम साहब मीटिंग में फोटोग्राफी किया करते थे। राम प्रसाद जी बहुजन संगठन पेपर को छापा करते। एक दिलीप मेंढे भी थे सर, जो नहीं, तो मेरी मुलाकात हुई थी। तो ये राम प्रसाद जी यहाँ ले जाता था तो बहुजन संगठन पेपर में पढ़ता था और अपने गांव में पढ़ाता था। बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, लेकिन धीरे धीरे बहुजन की आवाज़ आती थी, पूरे देश में बहुजन की आवाज़ अगर आती थी तो बहुजन संगठन पेपर में आता था। तो मानवर काशी राम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो मैं भी अपने समाज में थोड़ा बहुत काम करता रहा और काम करते करते मैं कभी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन नहीं हुआ। मुझे कभी ज्वाइन करने को सोचा कि मैं बहुजन समाज पार्टी पहले था, तो बहुजन समाज पार्टी में काम किया, मानवर काशी राम साहब के नेतृत्व में काम किया, लेकिन सुश्री बहन महातो जी भी नेतृत्व में काम किया। तो मैं आलोचना करने की अपेक्षा मैं चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े, खूब बढ़े और बहुजन समाज की सरकार बने, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन मैं इस समय वर्तमान परिस्थितियों में देख रहा हूँ कि कुछ काफ़ी कमज़ोर है। कमज़ोरी के कारण तो कुछ होगा भाई। अगर हमारा बच्चा अच्छा नंबर लाता रहा, मेरा बच्चा फिर बाद में अच्छा नंबर ना लाता रहे, तो गार्जियन की जिम्मेदारी होती है सोचना चाहिए क्या। तो सर, इसको क्या जो हमारी सुप्रीमो उसको एनालिसिस नहीं करना चाहिए? अब बहन जी बड़ी लीडर है, हम भी बड़ी लीडर मानते हैं, तो बहन जी जो आप कर रही होंगी अच्छा कर रही होंगी। एनालिसिस क्यों नहीं होता है इस पर? नहीं, अब भाई देखिए, अब बहन जी एक आप पता नहीं आप कैसे सहन करते हैं। मेरे को इतनी तकलीफ है कि मैं अपना लाइफ के अपना 35-40 साल मैंने दिए हैं, तो अगर डाउन हमारा होता है, जैसे आपने भी एक एग्जांपल दिया, एक बच्चा अगर हमारा पढ़ रहा है और वो 100% से पास हो रहा है और उसका अचानक से 50% आ जाते हैं, तो आप उसका सॉल्यूशन या तो बच्चे को बैठा के पूछेंगे कि भाई ये सॉल्यूशन क्या है, या जब आप उसकी कमी को पकड़ेंगे तो आप कहेंगे, दोनों में से कोई एक काम करेंगे ना, तभी वो नेक्स्ट उस पर 100% पर नहीं तो 90-100 पे तभी तो जाएगा ना दोबारा से। तो उस पर देखिए बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री थे, 3 बार तो बीजेपी से सहयोग से मुख्यमंत्री का मामला था, चौथी बार फुल फेस सरकार थी। इस समय मैं लखनऊ जोन का इंचार्ज हुआ करता था और मानवर काशी राम साहब के परिनिर्वाण होने के पश्चात 6 महीना लंबा अंतराल था, तभी मानवर काशी राम साहब का जब हुआ तो मानवर काशी राम साहब का प्रताप था, फुल फेस की सरकार बनी और हम लोग भी रात दिन भी करते थे मेहनत। मैं तो आपको गौरतना जी बताना चाहूँगा, मैं ज़िंदगी भर मैंने कई बार मना किया, मैं
चुनाव नहीं लड़ूंगा। 25 मिनट हो गए, इसलिए ये कंटिन्यू चलना दो। इसलिए बहन जी को काम करते हैं, मैं भी काम करता था, और कारण आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और मैं तो बहन जी का छोटा वर्कर हूँ, और बहन जी के द्वारा स्नेह भी मुझे मिलता था। और जब भी कोई काम लोग पैसे का अप्रूवल लगाते हैं, मैं तो कहता बहन जी मुझे खुद पैसा दिया था। मुझे एमएलसी बनाया बहन जी, एक पैसा नहीं लिया। मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, एक पैसा नहीं लिया। मुझे मंत्री बनाया, एक पैसा नहीं लिया। मुझे दल के नेता बनाया, एक पैसा नहीं लिया। मुझे स्पीकर बनाया विधान परिषद, एक पैसा नहीं लिया। यहाँ तक बहन जी ने मुझे खुद पैसा दिया था, मुझे याद है। लेकिन सर एक बात और है, मैं बड़ा कड़वा बोलता हूँ, मेरा भाषा ही अलग टाइप का है, इसलिए लोग मुझे टारगेट करते हैं। तब काशीराम साहब थे ना? हाँ थे। तो यही फर्क को आप समझिए, यही फर्क है। कि मुझे याद है कि एक बार मैं बहन जी मुझे बुलाई, तो मुझे कहा भाई, क्योंकि बहन जी जानती थी मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं गरीबी में संघर्ष कर रहा हूँ। तो बहन जी ने मुझे पैसा दिया, तो कहा कमलाकांत दो पैसा, ये तेल के खर्चा लो और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लो। यहाँ तक मुझे बहन जी ने सर आप दोनों के साथ रहे, काशीराम साहब के साथ भी रहे और बहन जी के साथ। मैंने मानव काशीराम से मुझे बहुजन सुरक्षा दल का जिला प्रभारी बनाया था। तो दोनों के काम करने में क्या तरीका है, क्या डिफरेंशिएट है? कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट। मानव काशीराम साहब एक समाज को लेकर चल रहे थे, और ये बुनियाद था। बहन जी शासन प्रशासन काम करने में ज़्यादा रुचि लगती थी। और मानव काशीराम सत्ता, मतलब जी सत्ता फर्स्ट प्रायोरिटी, हाँ ज़्यादा समान रखती थी। और मानव काशीराम साहब जो अगर बाम सेप न बनाते तो हो सकता है कि बीएसपी इतना उन्नत ना करती, तो सारा जड़ बाम सेप का था। तो साहब का तो कोट भी है ना सर कि हमको सामाजिक आंदोलन हमारा चलता रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले ना राजनीति चले चाहे ना चले, ये कोट साहब का ही है। बिल्कुल मैं उसी पर चलने का काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और मैं आपको वो फर्क अपने एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जब साहब काशीराम जी यहाँ इलेक्शन लड़े दिल्ली से, तो उस टाइम मैं कॉलेज स्टूडेंट था, और मेरे क्षेत्र की सर चुनाव की जो जिम्मेदारी थी माइक की, लोगों को जागरूक करना, गली गली जाके बोलना, इकट्ठा करना, मीटिंग कहाँ होगी, कहाँ काशीराम जी आएंगे, कौन से पार्क, ये मेरे ऊपर थी। तो मुझे कुछ कांग्रेस के गुंडों ने, युवा गुंडे थे, उन्होंने घेर लिया और मेरे पे चाकू से अटैक कर दिया। जब साहब शाम को आए, साहब तक ऑटो मेरे पास था एक, वो भी वर्कर का ही था, पेड नहीं था। अभी तो आपको पेड मिल जाता है पार्टी में, वहाँ पेड नहीं था, अपनी स्वेच्छा से वो ऑटो पूरी पार्टी के लिए दिया था। तो जो वो अटैक हो गया, साहब तक जब ये बात पहुँचाई गई, तो साहब ने कहा भाई कल थाने क्या कार्रवाई हुई? कि साहब कुछ नहीं, भाग गए वो तो। कि कल आप शाम को, कल दोपहर से थाने का घेराव शुरू करो और मैं कल दोपहर तक आऊँगा वहाँ पर। तो जब हमने सुबह घेराव किया थाने का, तो कम से कम जब तक काशीराम साहब आई, उस टाइम में 5000 लोगों की, हमारे समाज के लोग 5000 लोग वहाँ थाने के सामने इकट्ठा थे। उसके बाद जब वहाँ 5000 लोग इकट्ठा हो गए, एक ही थाना था, बड़ा थाना था एरिया के अंदर, कल्याणपुरी थाना है दिल्ली। जी हाँ। वहाँ पर फिर जब साहब आए, तो आप समझ लीजिए उस टाइम दिल्ली का एक एलजी कपूर हुआ करता था, एलजी दिल्ली का, और जो दिल्ली का कमिश्नर था, दोनों लोगों के हाथ पैर फूले हुए थे। और कमिश्नर आकर के, या डीसीपी, उस टाइम डीसीपी रहा होगा, आकर के साहब काशीराम जी के हाथ जोड़ा। और उनका एक मैं कोट भी आपको, जो उन्होंने वहाँ एक पहली बार कोट दिया होगा, वो शायद लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो हाथ जोड़ रहा है वहाँ पे पुलिस का कमिश्नर, कि भाई आप जो पब्लिक को संभालिए, नहीं तो बवाल हो जाएगा और हम उनको आपको अरेस्ट करके दे देंगे। अरे तो भाई अब तक क्या कर रहे थे? तो साहब ने वहाँ पे एक लाइन वही क्रिएट की होगी उस टाइम, शायद उन्होंने उस टाइम एक नारा दिया उसी भीड़ के अंदर कि मैं देश के 2 बड़े गुंडों से लड़ रहा हूँ। अब हम पूरा कार्यकर्ता हम भी देख रहे कि भाई 2 बड़े गुंडे कौन है, हमें समझ नहीं आया। क्योंकि काशीराम साहब उस टाइम दिल्ली से एचकेएल भगत के खिलाफ, जो दिल्ली का बेताज बादशाह कहा जाता था, और एक राजीव गांधी के खिलाफ, दोनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। तब उन्होंने परिभाषित करके बताया कि मैं एक देश का सबसे बड़ा गुंडा राजीव गांधी, कांग्रेस का गुंडा, और ये गुंडे जो हैं देश के, और दिल्ली का सबसे बड़ा गुंडा जिसको एचकेएल भगत कहा जाता है, मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो सर मेरा सवाल ये था कि मेरे को न्याय दिलाने के लिए, अटैक तो मेरे पर हुआ था ना, और कार्यकर्ता था, किसी पद पे भी नहीं था मैं,
तो साहब काशीराम जब ऐसे शख्सियत, ऐसे वर्करों को न्याय दिलाने के लिए जब इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं, तो क्या मायावती आज खड़ी दिखती हैं आपको? बहुत कड़वा सवाल है सर। अब देखिए, बहन जी के ऊपर मैं टीका टिप्पणी बहुत कम करता हूँ, क्योंकि बहन जी ने, आप सच्चाई से तो नहीं भाग सकते ना। हाँ बिल्कुल, देखिए बहन जी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, जो काम किया है 75 साल देश की आज़ादी में कोई नहीं कर पाया है। अगर आप जैसे एयरपोर्ट से अगर चलेंगे, दिल्ली जहाज़ से चलेंगे, तो आप सड़क देखेंगे, ऐसे कभी सड़क नहीं देखी आज से 75 साल में कोई नहीं बना पाया था, बहन जी बनाया। फिर आप इसके बाद मानो काशीराम साहब इको गार्डन देखेंगे तो ऐसा कोई नहीं बना पाया। इसके आगे ऐसे बढ़ेंगे तो अम्बेडकर साहब का जो स्मारक बना, इसको नहीं देखें, शांति उपवन बना, इतना बड़ा बड़ा काम बहन जी ने किया है। तो देश के इतिहास तो बनाया है, तो कोई कारण होगा, बहन जी इसमें सोच रहे होंगे, विचार कर रही होंगी, होना चाहिए। कितने साल में करेंगी सर? अब भाई देखिए, नेता मुख्यमंत्री बने हुए भी कितने साल हो गए उनको? देखिए राजनीति में, पूर्व मुख्यमंत्री हुए कितने साल हो गए? राजनीति में उतार चढ़ाव होता है। अब जैसे देख लीजिए कांग्रेस है, कांग्रेस कितनी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन देखिए 50 MP बढ़ गए और 240 पर टिका दिया। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बोला, लेकिन सर वो एनालिसिस तो कर रहे हैं ना, टिका दिया, वो एनालिसिस कर रहे हैं ना, क्योंकि बीजेपी कह रहे हैं कि हम 419 संविधान बदल लेंगे, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन, उन्होंने एनालिसिस किया, उसके ऊपर आवाज उठाई, तो आज और 66 MP कम करके 66 MP इनकी कम किया बीजेपी, तो अब इधर 50 MP बढ़ा लिया। अगर 50 MP ना बढ़ाती इंडिया गठबंधन तो 400 MP अगर बन जाते तो संविधान जो आज अमित शाह बोल रहे हैं वो सत्य निकल जाता। तो इसकी बात को सोचना पड़ेगा। लेकिन साहब मैं अपना बताऊं आपको, मैं तो 20 साल की वो लग्जरी लाइफ को छोड़ करके, वो भी समाज के पैसे की नहीं थी, अपनी मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा करके, अपनी एजुकेशन खड़ा करके, उसको लात मार करके समाज की लड़ाई लड़ने आया हूँ। मुझे तो परवाह है नहीं उस लग्जरी लाइफ की। लग्जरी लाइफ जी लिए, आप उसी के लिए जिए कि भाई पहले देखें तो हम, पहले अपने आप को मजबूत नहीं है। अब हमारे पास कई युवा आ जाते हैं, कहते हैं नहीं मैं समाज का काम करूँगा। फिर कैसे करोगे? क्या आर्थिक साधन है? सर अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। अबे तो तुमको किसने बोला भाई तुम पढ़ाई छोड़ करके समाज का काम करने आए हो? है साहब ने कब शुरू किया? पहले साहब ने पढ़ाई की, पूरी पढ़ाई की, एक गजटेड पोस्ट पे पहुंच गए, साइंटिस्ट बन गए, क्लास 1 अधिकारी बन गए। उसके बाद उन्होंने सामाजिक आंदोलन किया। तो जो आज जब युवा हमारे पास आता है इस तरह, हम किसी को आज तक हमने मिसगाइड नहीं किया। नहीं तो हम चाहें तो अपने चैनल पे रख के उसको यूज कर लें। समाज का हम नहीं करना चाहते। समाज का अगुआ दिए गए वचन को अगर निभाता है, मानो काशीराम साहब वचन लिया था, निभाया, तो लिए गए नेता जो वचन निभाए समाज सामने, अगर वचन को अमल कर जाए तो मसीहा बन जाता है। चलिए सर, बहुत हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714